चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। देखो, आपको याद है हमने पहले के चैप्टर्स में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था रिसोर्सेस। रिसोर्सेस इसके बारे में हमने समझा था। फिर से एक बार सुने कि रिसोर्सेस हम लोग किसे कहते हैं। रिसोर्स मतलब वो कहलाता है कि जहाँ से हमें हमारे नीड की सब चीज़ें मिलती हो, तो वो हमारा रिसोर्स कहलाता है। सिंपल है ना, कि जैसे अगर हमें पानी चाहिए हो तो पानी कहाँ से मिलता है, तो रिवर में से, लेक में से, पॉन्ड में से। ये सब चीज़ें हमारी क्या कहलाई, रिसोर्स कहलाए। ठीक है, कि अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एयर में से मिलता है, तो वो एयर वो हमारा क्या कहलाया, रिसोर्स कहलाया। तो इन्हें रिसोर्स कहते हैं ना। हमारे चैप्टर की शुरुआत हम लोग ऐसे करते हैं कि इन रिसोर्सेज के जनरली दो टाइप आते हैं। जो ये रिसोर्सेज होते हैं उनके जनरली दो टाइप आते हैं। जो दो टाइप हैं, नेचुरल एंड मेन मेड रिसोर्सेज। कौन कौन से, नेचुरल रिसोर्स एंड मेन मेड रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स हम लोग किसे कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स मतलब वो कहलाता है कि जो नेचुरली तैयार होते हो, जिसे कोई इंसान ने नहीं बनाया है, तो वो सब कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और जिन रिसोर्सेज को कोई इंसान ने बनाए हैं तो वो कहलाते हैं मेन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे आप ये पहले फोटो में देख रहे हो, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। वाटर, एयर, ट्रीज, फ्रूट्स, सनलाइट, एनिमल्स, सॉइल, या फिर जो मिनरल्स जमीन के अंदर से मिनरल्स मिलते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोल, पेट्रोलियम। ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरली बने हुए हैं, इसे किसी ने बनाया नहीं है। और जबकि आप दूसरी साइड जो देख रहे हो, ये सब आते हैं मेन मेड रिसोर्सेज। ये इंसान ने बनाए हैं, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ें, रिंग, मोबाइल्स, लैपटॉप, कैमरा, शूज़, टेबल, बुक्स, पेन, पेंसिल। ये सब क्या आते हैं, मेन मेड रिसोर्सेज। समझ आ रही है बात। हमें इस चैप्टर में इन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझना है। नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इन नेचुरल रिसोर्सेज के भी फिर दूसरे दो टाइप आते हैं। एक नेचुरल और मेन मेड रिसोर्स ये तो देखा है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्स के भी और दो नए टाइप्स देखेंगे। तो नेचुरल रिसोर्स के अंदर ही दूसरे दो टाइप आते हैं, जिन्हें कहते हैं इनएग्जिस्टिबल एंड एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज। कौन कौन से, इनएग्जिस्टिबल एंड एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज। तो मीनिंग समझना इनका ध्यान से। इनएग्जिस्टिबल किसे कहते हैं, तो इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब वो होता है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज कि जिनको आप कितना भी यूज़ करो, कितनी भी बार यूज़ करो, वो रिसोर्सेज कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज। बराबर, जैसे कि सनलाइट है। इनएग्जिस्टिबल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है सनलाइट का। जैसे कि सनलाइट है, तो सनलाइट का जितना भी यूज़ करो कभी ख़त्म होगी नहीं, होगी ना। ठीक है ना, वो तो अनलिमिटेड है ना। जो कभी भी ख़त्म ना होते हो, जो अनलिमिटेड हो, तो वो इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि सनलाइट, फिर विंड, हवा जैसे है, वाटर, समुद्र का पानी इतना सारा है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज आते हैं। हमारी जियोथर्मल एनर्जी, मतलब कि अर्थ में से मिलने वाली एनर्जीज, विंड, ये सब चीज़ें इनएग्जिस्टिबल कहलाई। ठीक है, और दूसरा आता है दूसरी साइड पर, वो कहलाता है एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जिस्टिबल, इसका मतलब क्या, कि जो रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद फ्यूचर में ख़त्म हो जाते हो, तो उन रिसोर्सेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है ना, जो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हो तो वो क्या कहलाते हैं, एग्जिस्टिबल रिसोर्स। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये इनके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि भले नेचुरली मिलती है, इन्हें कोई बनाता नहीं है। जैसे पेट्रोलियम है तो वो हमें ज़मीन में से मिलता है, लेकिन वो एग्जिस्टेबल है, कि अगर ज़मीन में से वो एक बार ख़त्म हो गया ना, तो उसके बाद वो फिर से कभी बनेगा नहीं। क्योंकि ऐसी चीज़ें बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, कोई एक दो दिन में नहीं बन जाता। ठीक है, जो एक दो दिन में बन जाता हो, जिनका जितना भी यूज़ करो कभी ख़त्म ना होता हो, तो वो सब इनएग्जिस्टेबल कहलाते हैं। लेकिन एग्जिस्टेबल वो होते हैं कि जो
जो यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हो, जिन्हें थोड़ा सा यूज़ करो या कुछ टाइम तक उसे यूज़ करो तो उसके बाद उसे फिर से यूज़ नहीं कर पाते, वो सब एग्जिस्टेबल कहलाते हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी है, नेचुरल गैस है, ये सब एग्जिस्टेबल में आते हैं। और हमें इस चैप्टर में ऐसे एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में ही कुछ समझना है। एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज समझ गए ना, ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार ख़त्म हो गए तो उसे फिर से बना हम लोग सकते नहीं हैं। भाई कोल हुआ, वो ज़मीन में ना, कोल को बनने में करोड़ों साल लगते हैं, तो अगर ज़मीन में जितना भी कोल पड़ा हुआ है उन सबको हम लोग यूज़ कर दें तो फिर उसके बाद फिर दूसरा कोल बन पाएगा नहीं, इसलिए वो एग्जिस्टेबल ही कहलाते हैं। सही बात है ना। तो हम लोग अब इस चैप्टर में जो मेन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में समझेंगे, जिनमें से सबसे पहले रिसोर्स के बारे में अगर हम लोग शुरू करें ना तो वो आता है कोल। सबसे पहला एग्जिस्टेबल रिसोर्स, तो वो किसके बारे में पढ़ेंगे? कोल के बारे में। कोल सबने देखा होगा ना, कोयला आता है जैसे, ठीक है ना, जैसे फोटो में देख रहे हो, ये कोल आप सबने देखा होगा। ये कोल वो ऑलमोस्ट फ्यूल के लिए या तो एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। कोल का, कोयले का ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होता है? तो एनर्जी क्रिएट करने के लिए एज अ फ्यूल इसका यूज़ होता है। पहले के टाइम में ना, घर पर जो चूल्हा जलता था वो चूल्हा जलाने के लिए भी ये कोल बनाते थे, ये कोल का यूज़ करते थे मतलब, ठीक है। घर पे खाना बनाने के लिए अब तो आपके घर पे स्टोव स्टोव आ गया है, ये गैस से चलता है। पहले चूल्हा जलाते थे और वो चूल्हा जलाने के लिए इस कोल का यूज़ होता था। फिर आगे चल के पता है कुछ ट्रेन्स चलती थी, तो वो ट्रेन भी इन कोयले से चलती थी। अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन पहले ट्रेन किससे चलती थी? तो कोल से चलती थी, ठीक है। इवन कि इस कोल का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी यूज़ होता था। थर्मल पावर स्टेशंस में इस कोल में से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती थी। अब तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी अब वाटर के थ्रू और विंड के थ्रू पैदा करते हैं, वो बात अलग, लेकिन इस कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जाती थी। तो ये कोल बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। ये ऐसा समझो कि पहले एक ऐसा टाइमिंग था कि जब ये कोल इतना यूज़फुल था कि इसके बिना ऑलमोस्ट काम अटक पड़ते थे। इसके बिना कितने सारे काम जो वो रुक जाते थे कि अब इनके बिना तो चलेगा ही नहीं, कोल इतना ज़रूरी था। ये ठीक है कि आज की प्रेजेंट में जो है वो टेक्नोलॉजी का टाइमिंग है तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हो चुके हैं। जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी भी बनानी होती थी तो कोल का ही यूज़ होता था, ये कंपलसरी चाहिए। आज तो उसका ऑप्शन आ चुका है कि अब तो पानी के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है ना। अब इस कोल का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन पहले ये कोल बहुत ज़रूरी था और आज भी है। ऐसा नहीं कि इसका यूज़ ख़त्म हो गया, आज भी काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। आज भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितनी सारी मशीन ऐसी चलती हैं जो सिर्फ इन कोल के थ्रू ही चलती हैं। बहुत सारी ऐसी मशीन है जो सिर्फ इस कोल से, कोयले से चलती हैं। तो ये कोल है तो बहुत यूज़फुल, लेकिन ये कोल जो है वो कैसा है? लिमिटेड है। ये एग्जिस्टेबल रिसोर्स है। हमने आगे पढ़ा ना, एग्जिस्टेबल रिसोर्स मतलब कि अगर इस कोल का एक बार हम लोग यूज़ कर देना पूरा तो दूसरी बार ये बनेगा नहीं। ये समझो उसकी तरह हुआ कि अगर आपको एक बर्तन में बहुत सारे कोल दे दिए और आपको ऐसे कह दिया जाए कि बस ये जितने हैं ना उतने ही कोल आपको यूज़ करने हैं, इसके बाद दूसरे नहीं मिलेंगे, तो ऐसी हालत हमारे अर्थ में है। हमारे अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर है ना, ये कोल जितना पड़ा हुआ है ना बस उतना ही है, एक बर्तन की तरह। अगर ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ सभी कोल अगर हम लोग यूज़ कर देंगे ना तो फिर दूसरी बार वो कोल मिल पाएगा नहीं। हम फिर भी, आप लोग चिंता मत करो कि अभी भी हमारे ज़मीन के अंदर इतना कोल पड़ा हुआ है कि आगे के 100, 150, 200 साल तक भी चल जाए, इतना कोल हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद शायद इस कोल की कमी होती जाएगी। तो अभी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है कि आज से 150, 200 साल तक का कोल तो हमारी ज़मीन में है, इतना तो चल जाएगा, लेकिन उसके आगे मिलना मुश्किल है। तो अब एक पॉइंट से हम लोग समझें कि ये कोल बनता कैसे है, इस कोल की स्टोरी समझें या तो कोल का फॉर्मेशन समझें। तो देखो, अगर इस कोल की स्टोरी हम लोग समझे ना तो ऐसे कहा जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले, अंदाजे से आज से 300 करोड़ साल पहले, कितने, 300 करोड़ साल पहले
हमारे अर्थ के ऊपर सिर्फ पेड़ थे, सिर्फ जो है वो वेजिटेशंस थे और एनिमल्स थे। जब ह्यूमंस भी नहीं थे, जब इंसान भी नहीं थे, आज से करोड़ों साल पहले यहाँ अर्थ पे सिर्फ पेड़ पौधे थे और जानवर थे। और ये पूरे अर्थ के ऊपर छाए हुए थे, पूरे अर्थ के ऊपर, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो ना वैसे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, जैसे जैसे जो है वो टाइम निकलता गया, तो नेचुरल कैलिमिटीज की वजह से कभी भूकंप आया, कभी बाढ़ आई, कभी और कुछ हुआ, नेचुरली कि ये सब पेड़ पौधे, ये सब एनिमल्स धीरे धीरे मरने लगे। ठीक है ना, इनमें से कितने एनिमल्स, कितने पेड़ पौधों की जो है वो डेथ हो गई। और वो जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे जमीन के अंदर दबने लगे। उनकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी, एनिमल्स और प्लांट्स की? तो उनकी डेड बॉडीज धीरे धीरे जमीन के अंदर दबने लगी। और टाइम गुजरने पर वो जमीन के अंदर जब एक डेड बॉडी गई ना, तो उसके ऊपर दूसरी मिट्टी की लेयर बनने लगी। अब जमीन के अंदर कोई पेड़ है, वो पेड़ जो है वो टूट कर जमीन के अंदर गिर गया, तो उसके ऊपर दूसरी मिट्टी की लेयर बनने लगी। लाखों सालों तक धीरे धीरे उनके ऊपर लेयर बनने लगी। और वो लेयर जैसे जैसे नीचे होती गई ना, तो उसके ऊपर हीट, प्रेशर, ये सब जो है वो इफेक्ट होने लगा। गर्मी लगने लगी, उसके ऊपर प्रेशर लगने लगा। और उस प्रेशर की वजह से धीरे 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 उनका कन्वर्ट कोल में हो गया। समझ रहे हो? तो ये पेड़ पौधे, ये एनिमल्स जब जमीन के अंदर दब गए मरने के बाद, आज से करोड़ों साल पहले, तो जमीन के अंदर उन पे प्रेशर लगा, उन पे हीट, गर्मी मिली, और इसकी वजह से वो सब जमीन के अंदर धीरे 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 दबते गए। और उनके दबने की वजह से वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो मतलब देखो, ऐसे कहो कि ये कोल है ना, किस में से बना? तो ये पेड़ पौधे, ये एनिमल्स, इनमें से बना है, इनकी डेड बॉडी में से बना है। इसी वजह से कोल को हम लोग फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। कोल को क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल का मतलब क्या? तो फॉसिल मतलब कहलाते हैं ये डेड बॉडीज। किन डेड बॉडीज में से ये कोल बना हुआ है ना, इसी वजह से इसे फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। ठीक है? और इस तरह से पेड़ पौधे, एनिमल्स की डेड बॉडी में से जो कोल बनता है ना, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। समझ रहे हो कि ये धीरे 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 इस पेड़ पौधों की डेड बॉडीज में से ये कोल बना। और इसे बनने में कितना टाइम, धीरे धीरे मतलब ये कितना टाइम लगा? तो इन्हें बनने में करोड़ों साल लग गए। अब जब ये पेड़ पौधे जब मरे, या कहते हैं नेचुरल कैलिमिटीज की वजह से एनिमल्स और इन प्लांट्स की डेथ हुई, तो वो भी एक ही दिन में थोड़ी हुआ, उन्हें भी सालों लगे। फिर वो धीरे 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 जमीन के अंदर दबते गए, नेचुरली दबते गए ना, है कि नहीं? आपके यहीं अगर बाहर जमीन के ऊपर कोई खुला मैदान हो ना, एक ट्राई करना, खुला मैदान हो ना, तो उसके ऊपर बड़ा लकड़ी का जो है वो टुकड़ा रख कर आना। एक हफ्ते बाद देखोगे ना, तो वो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा जमीन के अंदर चला गया होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। कभी ट्राई करना, कोई खुला मैदान हो, मिट्टी, आप ये सड़कों पे नहीं, जो सीमेंट की सड़कें बनी हुई है उस पे नहीं, खुला मैदान होता है ना जिसपे मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई हो, वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा आप लोग किसी दिन रख के आना। और फिर एक हफ्ते बाद जाकर चेक करना, तो वो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा जमीन के अंदर चला गया होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। फिर दूसरे हफ्ते जाकर देखोगे ना, तो वो लकड़ी का टुकड़ा और थोड़ा नीचे गया होगा। अगर कोई उसे उठाए ना, तो अब किसी ने मस्ती करके निकाल दिया और कुछ, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई भी उसे टच ना करे ना, तो वो और थोड़ा अंदर जाएगा। तीसरे चौथे हफ्ते में देखोगे तो थोड़ा और अंदर जाएगा। और शायद महीनों बाद देखोगे ना, तो वो लकड़ी का टुकड़ा वहाँ पे नहीं होगा, वो जमीन के अंदर मिट्टी में दब गया होगा। ये नेचुरली। अब ये जो मिट्टी में दबा, तो उसे और अंदर जाने के लिए, जमीन की एकदम गहराई तक जाने के लिए सालों लग जाते हैं। ऐसे ही ये धीरे 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 नीचे जाते हैं। ये तो एक लकड़ी का टुकड़ा। तो पहले के टाइम में तो कितने सारे जंगल, एनिमल्स, ये सब जो है वो मर गए थे। और ऐसे ही उनकी डेड बॉडी, पहले इंसान तो थे नहीं कि उनकी डेड बॉडी का कोई यूज़ करे, तो उनकी डेड बॉडी जहाँ पर भी पड़ी रहती ना, वो धीरे धीरे ज़मीन में धंसती गई। सालों लग गए उन्हें ज़मीन के अंदर तक पहुँचते हुए। फिर हमें पता है हमारे अर्थ के बिल्कुल अंदर वो बहुत हीट आई हुई है। हमने एसएस में भी पढ़ा था ना, वहाँ पे माग्मा आया हुआ है, गर्मी है वहाँ पे भरपूर। तो वो हीट और प्रेशर उसके ऊपर लगा, और उससे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हुए।
तो इस प्रोसेस में लाखों करोड़ों साल निकल गए। सही बात है। और इसी वजह से तो आज ज़मीन के अंदर जितना कोल हम लोग निकालते हैं ना, बस उतना ही है। अब फिर से अगर कोल बनाना हो तो फिर से कोल बनाना हो तो लाखों करोड़ों साल लगेंगे। तो हम में से कौन इतने साल जिंदा रहेगा? क्या हम लोग दूसरी बार उसका यूज़ कर पाएंगे? फिर नहीं कर पाएंगे ना। इसी वजह से ये कोल वो एग्जिस्टेबल रिसोर्स कहलाता है, कि ये ख़त्म हो जाए वैसा, कि ये ख़त्म हो जाएंगे अभी, क्योंकि इसे फिर से बनने में तो लाखों साल लगेंगे, तब तक शायद कोई भी बचेगा नहीं। समझ आ रही है ना बात? तो देखो, ये कोल इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ज़मीन में से जो कोल मिलता है ना, अब ये दूसरा टॉपिक ध्यान से समझना है, इसके आगे सुनना। ज़मीन के अंदर से जो कोल हमें मिलता है ना, वो कोल एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होता। ज़मीन में से जो हमें कोयला मिला वो एकदम साफ नहीं होता। उसमें कितनी सारी धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स या दूसरी इम्प्योरिटीज़, कचरा वगैरह सब उस कोल के साथ मिक्स होता है। एकदम साफ, एकदम प्योर वो कोल होता नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है कि उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, लेकिन उस कोल को फिर बाहर निकाल कर, ज़मीन में से बाहर निकाल कर उसका डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब समझो, उसे गर्म करते हैं, उसको साफ करते हैं। और अगर अगर कोल का डिस्टिलेशन किया जाए ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये डिस्टिलेशन होता है, कि अगर कोल का डिस्टिलेशन किया जाए ना, तो कोल के डिस्टिलेशन से हमें नए नए मटेरियल उसमें से बने हुए मिलते हैं। हाँ, एक कोल में से फिर दूसरे भी मटेरियल्स हमें मिलते हैं। जो मेनली कोल के अंदर से हमें मटेरियल्स मिलते हैं ना, वो मटेरियल आते हैं ये तीन मटेरियल, कोक, कोल टार और कोल गैस। ये मटेरियल्स हमें कोल में से, कोयले में से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। देखो, आप जैसे वो तीसरा फोटो देख रहे हो ना, ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ऐसी बड़ी जो है वो क्या कहते हैं, भट्टियाँ कहते हैं, फर्नेस कहते हैं, ये होते हैं जिनके अंदर इस कोल को रिफाइन किया जाता है, इस कोल का डिस्टिलेशन किया जाता है, इस कोयले को यहाँ पे साफ किया जाता है। और इस कोल को साफ करें ना, तो उनमें से ये अलग अलग मटेरियल मिलते हैं। देखो, इनमें से हमें सबसे पहले मिलता है वो है कोक। कोक, तो कोक कैसा, जो आप पहले फोटो में देख रहे हो, ये एकदम हार्ड, थोड़ा सा पोरस, जिसमें जो है वो बीच बीच में खड्डे हो वैसे, और एकदम ब्लैकिश टाइप का ये मटेरियल है। ये हार्ड और ब्लैकिश टाइप का मटेरियल। और ये जो कोक है ना, वो कोक एकदम प्योर कोल कहलाता है। आप कोयले में से सभी गंदगी निकाल दो, सभी तरह के कचरे निकाल दो ना, तो उसके बाद एकदम प्योर, एकदम साफ ये कोयला बचता है, उसे ये कोक कहते हैं। और इस कोक का बहुत जगह पर यूज़ होता है। समझ रहे हो? कोयले में से सभी कचरा निकाल दो, तो जो ये मटेरियल मिलेगा ना सॉलिड, ये एकदम प्योर होगा, इसमें जरा सा भी कचरा नहीं। तो इसे ये कोक कहलाता है। इस कोक का यूज़ एनर्जी के लिए तो होता ही है, एनर्जी क्रिएट करने के लिए तो इसका यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा स्टील बनाने के लिए, हाँ, स्टील बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। या कितने मेटल एक्सक्रेशन के लिए, ज़मीन में से मेटल्स, दूसरे मेटल्स को निकालना और उसे प्योर करने के लिए इस कोक का यूज़ होता है। ठीक है? तो ये कोक वो भी हमें कोयले में से ही मिलता है, और काफ़ी यूजेस हैं इनके। कोक के बाद दूसरा मिलता है, वो आता है कोल टार। कोक के बाद दूसरा क्या मिलता है हमें? कोल टार मिलता है। ये कोल टार क्या है? तो ये भी ब्लैक कलर का एकदम थिक लेकिन लिक्विड मटेरियल है। ब्लैक थिक है ये, लेकिन लिक्विड मटेरियल आता है। वो कोक सॉलिड में मिलता है, कोल टार लिक्विड में मिलता है। ये कोल टार भी उस कोयले में से जो कचरा वगैरह सब अलग करके फिर उसको पिघलाया जाए ना, तो ये कोल टार बनता है इसमें। कहते हैं कि ये कोल टार भले दिखने में ब्लैक है, पर इसमें छोटे छोटे अलग अलग 200 जितने अलग अलग मटेरियल्स का मिक्सचर है ये। कितने? 200 मटेरियल्स का मिक्सचर है ये। और इस कोल टार का इस कोक से भी ज़्यादा यूज़ होता है, इनका यूज़ उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे कोल टार का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो एक तो पेंट्स बनाने के लिए, आप लोग वो एशियन पेंट या वो घर की दीवारों पे पेंट नहीं लगाते, तो ऐसी पेंट बनाने के लिए इस कोल टार का यूज़ होता है। इसके अलावा कितनी दवाइयाँ बनाने के लिए, क्रैकर्स बनाने के लिए, जो दिवाली में आप पटाखे जलाते हो तो वैसे क्रैकर्स जलाने के लिए, इवन परफ्यूम बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है।
फिर जो वो क्या कहते हैं कि कुछ फोटोग्राफी में इनका यूज़ होता है, ठीक है ना, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो पहले होती थी, या अब जैसे जो कलर फोटोग्राफी में इंक यूज़ होती है ना, तो वो इंक के लिए भी इस कोल टार का यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कोई भी कंस्ट्रक्शन में घर बनाने के लिए, या जो वो रास्ते नहीं बनते डामर के रास्ते, आपने देखे होंगे ना रास्तों पे कितनी बार वो गवर्नमेंट जब बनाने आती है तो डामर के ऊपर ऐसा ब्लैक कलर का मटेरियल डालते हैं पूरे रास्ते पे, ये कोल टार ही होता है, बरोबर। यहाँ तक कि ये कोल टार का यूज़ हमारे घर में इंसेक्ट वगैरह को दूर करने के लिए, जो छोटी छोटी गोलियां बनती है ना, आपके घर में वो वाइट कलर की गोलियां होगी कुछ, है ना, या कुछ दवाएं होती हैं जो इंसेक्ट को दूर करने के लिए यूज़ होती है, ऐसी दवाएं भी इस कोल टार में से बनती है। तो देखो, एक कोयले में से जो ये लिक्विड बनता है ना कोल टार, उसके कितने सारे यूजेस हैं, ठीक है। और इनके आखिरी में जब कोल को गर्म करके, ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो आप फोटो में देख रहे हो कि ऐसे कारखानों में उन्हें गर्म करके फिर उसमें से ये कोक और कोल टार तो मिलता ही है, लेकिन आखिरी में से कुछ गैस निकलता है। इसको गर्म करने के बाद आखिरी में से कुछ कुछ गैस निकलता है, उस गैस को हम लोग कहते हैं कोल गैस। वो गैस क्या कहलाता है? कोल गैस कहलाता है। और ये कोल गैस भी काफ़ी जगह पर यूज़फुल है। इनका यूज़ भी फ्यूल की तरह, हाँ फ्यूल की तरह, एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमारे घर में जैसे ये चूल्हे में गैस जलता है ना, जहाँ पर ऐसा गैस ना पहुँच पाता हो ना छोटे छोटे गाँवों में या कहीं पर, तो वहाँ पर ऐसे कोल गैस का यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ एज अ फ्यूल वो यूज़ होता है। या तो कितनी जगह पर कुछ फैक्ट्रियों में मशीन चलाने के लिए भी एनर्जी की तरह इस कोल गैस का यूज़ होता है। तो ये कितना यूज़फुल है ये भी। तो शॉर्ट में अगर समझो ना, तो एक कोयले में से हमें ये तीनों मटेरियल मिलते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मटेरियल हमें एक में से ही मिलते हैं, है कि नहीं। सॉलिड में कोक भी मिल जाता है, लिक्विड में देखो तो कोल टार भी मिलता है, और गैस में देखो तो कोल गैस मिलता है। और ये तीनों ही मटेरियल इतने यूज़फुल हैं। और भाई खासियत और स्पेशलिटी तो ये है कि ज़मीन में से जो कोल मिलता है उसको साफ़ करो तो ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर उसे साफ़ न भी करो ना, तो भी उसका अलग अलग जगह पर यूज़ होता है। आपके घर में कभी कोई कोयला यूज़ करता है? देखा है आपके घर में कभी यूज़ होता हुआ? नहीं ना। तो कभी जो है वो देखना, या बाहर से कभी कोई कोयला लेकर आना। आप जो बाहर से कोयला लेकर आते हो ना, वो इम्प्योर होता है, वो ये साफ़ किया हुआ नहीं होता फैक्ट्रियों में, वो इम्प्योर कोल होता है। तो उसका यूज़ भी काफ़ी जगह पर होता है। और अगर उसे प्योर करो ना, मतलब उसका डिस्टिलेशन करो, उसे भट्टी में गर्म करो कोयले को, तो उसमें से ये तीनों मटेरियल मिलते हैं और उनका यूज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं। तो देखो, हमने आज ये एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज में, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज में आज कोल के बारे में समझा, कोयले के बारे में, उनके यूजेस, उसमें से क्या क्या मटेरियल मिलते हैं वो भी आज हमने देखा। अब जो दूसरे मटेरियल्स हैं ना, या दूसरे जो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोलियम, अदर गैसेस, उनके बारे में अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।